आज मैं आपके पास रियल एस्टेट वीकली न्यूज अपडेट का एपिसोड नंबर 2 लेकर आया हूं। पहले एपिसोड को आपने बहुत पसंद किया। जब आपने पसंद किया तो मुझे हर हफ्ते आपको देने का प्रॉमिस, रियल एस्टेट की सारी ऐसी खबर जो आपके मतलब की हो सकती है वो सब देने का प्रॉमिस किया। तो आज मैं उसी में आपके लिए दूसरा एपिसोड लेकर आया हूँ। आज मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में बताऊंगा। आज मैं आपको रैपिडेक्स ट्रेन जो शुरू हो रही है उसके बारे में आपको बताऊंगा। किस तरह आईटी की रेड पड़ रही है कुछ डेवलपर्स को, उसके बारे में आपको बताऊंगा। रेरा ने क्या क्या पेनल्टीज लगाई हैं मैं वो आपको बताऊंगा। किस तरह अब रेरा नंबर को एडवर्टीजमेंट में पब्लिश करना मैंडेटरी है और उसके अगेंस्ट में रेरा किस तरह से शो कॉज नोटिस इशू कर सकता है ये आपको मैं बताऊंगा। और साथ में मुंबई के अंदर जो 2 बड़ी डेवलपमेंट हो रही है उससे क्या उल्वे के ऊपर इम्पैक्ट करने वाला है, किस तरह से प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। और JAL का जो प्रपोजल है प्रॉपर्टी को सेल करके ड्यूज को क्लियर करने का, उस पर क्या फर्दर अपडेट है वो आपको बताऊंगा। और फिर मैं आखिरी में आपको किस तरह से कर्नाटका हाउसिंग बोर्ड एक बड़ी टाउनशिप एयरपोर्ट के पास लेकर आ रहा है उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक एक करके हर न्यूज़ का एक प्रॉपर पंचनामा मैं आपके सामने लेकर आया हूं, उसको अब आगे एक एक करके आपको बताता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ द्वारका एक्सप्रेसवे की। जी हाँ, द्वारका एक्सप्रेसवे नवभारत टाइम पे न्यूज़ जो आई उस हिसाब से दिवाली के आसपास खुल सकता है। एक सेफ्टी ऑडिट है जो अभी चल रहा है और अप्रॉक्सीमेटली 99% चूंकि वर्क कंप्लीट हो चुका है गुड़गांव का। और फर्दर जो दिल्ली की कनेक्टिविटी है वो जून नेक्स्ट ईयर में ओपन हो सकती है। दिल्ली साइड 3.6 किलोमीटर का टनल जिसका सिविल वर्क कंप्लीट हो चुका है जो कि पैकेज 1 का पार्ट है। इसमें सीसीटीवी कैमरेज ऑलरेडी इंस्टॉल हो रहे हैं और सेफ्टी कंसर्न के कारण सीसीटीवी हर हाईवे पे आपको नजर आते हैं, वो यहाँ पर भी आए हैं नजर। अब मेरी जानकारी क्या है, 2 ऐसे पार्सल्स अभी भी हैं जिनका प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं हुई सेक्टर 110 के आसपास, जो कि स्लिप रोड है अंडरपास के आसपास। आप दिल्ली से आते हैं तो लेफ्ट टर्न 110 ए की तरफ जब लेते हैं तो वहाँ स्लिप रोड अभी नहीं बनी हुई है। और सेक्टर 102 के पास में जो अंडरपास है वो जो सेक्टर रोड से कनेक्टिविटी होती है वो भी अभी नहीं बनी हुई है। लेकिन ओवरऑल बाकी सारे काम हो चुके हैं। जो थोड़ा बहुत फिनिशिंग का काम है वो बचा हुआ है और अभी PM की तरफ से कोई फाइनल डेट नहीं आई है। जैसे ही डेट आएगी और इसका इनॉग्रेशन पॉसिबल हो पाएगा। अभी तक चूंकि डेट कंफर्म नहीं हुई है तो मैं आपको फाइनल डेट कमिट नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ न्यूज़ एनालिसिस ये कहती है कि ये द्वारका एक्सप्रेसवे ऑलरेडी रेडी है, इसका सिर्फ फीता कटना बचा हुआ है। जब डेट मिलेगी तब इसका फीता भी कट जाएगा और प्रोजेक्ट लॉन्च भी हो जाएगा, मतलब आम लोगों के लिए ये खुल भी जाएगा। वैसे अभी भी लोग आ जा सकते हैं लेकिन कहीं कहीं हिंड्रेंसेस है, इसी कारण से लोगों को दिक्कत होती है और कई ऐसे गंदे वाले एक्सीडेंट्स भी हुए हैं जिनको देख के बहुत दुख होता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जी हाँ, अगली खबर ये है एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी द्वारा एक नई अफोर्डेबल स्कीम को अप्रूवल दिया जा रहा है जिसमें इंटरेस्ट सब्सिडी 60,000 करोड़ तक की जो अर्बन पुअर के होम लोन के ऊपर दी जाएगी। यहाँ बेयर मिनिमम डिटेल्स अभी आई हैं, स्कीम की बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं आई हैं। और ये इंटरेस्ट सबवेंशन जो है उसके ऊपर दिया जाएगा जो कि करीब 3 से 6% पर एनम होता है और ये होम लोन अप टू 50 लाख दिया जाएगा। अब जो पहले स्कीम थी वो क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम थी जो कि 2015 से 2022 के बीच चली। इसके अंदर टोटल 25 लाख हाउसेस बने हैं और ये 6.5% की EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की और 3% मिडिल क्लास इनकम ग्रुप और जो कि MIG 1 कहेंगे और MIG 2 बेनिफिशियरीज के लिए लाया गया था। लेकिन अब ये अर्बन पुअर के लिए लाया जा रहा है और यहाँ 50 लाख तक का अमाउंट बढ़ाया गया है। तो एनालिसिस मेरा ये कहता है कि इलेक्शन का टाइम आ गया है और आप लोगों को बेनिफिट भी मिलेगा। और वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से टाइम टू टाइम अच्छी स्कीम्स आ रही हैं, तो ये एक अच्छी स्कीम्स है। आप लोग जितना फ़ायदा उठा सकते हैं उठाइए और जैसी स्कीम आएगी पूरी डिटेल आपको मैं इसके बारे में बताऊंगा। अभी जितनी डिटेल आई है उसके आधार पर मैंने आपको चीज़ें बताई है। अब अगली खबर है रैपिडेक्स की। जी हाँ,
RRTS मेट्रो का एक सेक्शन अब खुल रहा है। RRTS स्पेशली जो इम्प्लीमेंट की गई है वो रीजनल कम्यूट आपका इजी हो उसके लिए की गई है। इसका जो पहला कॉरिडोर बन रहा है वो टोटल 82 किलोमीटर का है, जो कि अभी पूरी तरह नहीं बना लेकिन एक सेक्शन बना है। ये पूरा कॉरिडोर दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ तक जाएगा। अभी 17 किलोमीटर लॉन्ग सेक्शन जो कि साहिबाबाद से दूही डिपो तक का है वो प्रायोरिटी सेक्शन रखा गया और वो अब पैसेंजर्स के लिए 21/10/2023 से स्टार्ट हो जाएगा। अब इसका उद्घाटन होने वाला है, 20 तारीख को उद्घाटन होगा और 21 तारीख से आम पब्लिक के लिए खुल जाएगा। और इसमें 5 स्टेशन है, साहिबाबाद, गाजियाबाद, गोईदर, दूही और दूही डिपो। 5 स्टेशन वाला ये टोटल 17 किलोमीटर का स्ट्रेच अब खुल रहा है और यहाँ बहुत सारी सुविधाएं दी गई है। टोटल इसकी स्पीड 160 किलोमीटर की है और ये फुल्ली एयर कंडीशनड है। यहाँ कंप्यूटर सेंट्रिक फीचर्स बहुत सारे हैं, मतलब होस्टिंग जो होगी वो कंप्यूटर सेंट्रिक होगी और एक कंफर्टेबल रीजनल कम्यूट एक रिजनेबल रेट के ऊपर मिलेगा। ये 2x2 की रिवर्स सीटिंग होगी इसके अंदर और स्टैंडिंग स्पेस भी अच्छा खासा होगा। लगेज रैक रखने की जगह होगी, सीसीटीवी कैमरेज होंगे, लैपटॉप मोबाइल चार्जिंग फैसिलिटी होगी और डायनामिक रूट मैप और ऑटो कंट्रोल एम्बिएंट लाइटिंग सिस्टम भी इसके अंदर होगा। हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशन सिस्टम विद गुड एमिनिटीज इसके अंदर होने वाला है। तो ये खबर एनालिसिस के हिसाब से हमारी ये कहती है कि ये एक रीजनल कनेक्टिविटी और बड़ी कनेक्टिविटी हो गई है। ये धीरे धीरे एनसीआर में पूरी होने वाली है। 3 रूट हैं इसके अंदर। पहला रूट दिल्ली से मेरठ के बीच का है, दूसरा सोनीपत की तरफ है और तीसरा रूट गुरुग्राम होकर दारूहेड़ा की तरफ जाता है। तो ये 3 रूट बनने के बाद आपस में एनसीआर की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होने वाली है और ये जो अब रेडी होके आया है ये अपने आप में बेहतरीन रेडी होके आया है। तो फ्यूचर में कम्यूट करना हमें बहुत ज़्यादा दुखदाई नहीं होने वाला है और आने वाले टाइम में जहाँ जहाँ ये कनेक्टिविटी हो रही है फ्यूचर में उन एरियाज़ में प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन भी देखने को मिल सकती है क्योंकि ये मेजर कनेक्टिविटी एनसीआर की है। अब बात करते हैं अगली खबर की। जी हाँ, अगली खबर है आईटी की रेड कई डेवलपर्स पे पड़ रही है और ये रेड अब पड़ी है ट्राइडेंट ग्रुप पे। ट्राइडेंट ग्रुप क्या है? इसके बहुत सारे बिजनेस है। ये यार्न, होम टेक्सटाइल, पेपर एंड स्टेशनरी, केमिकल्स और एडिटिव पावर में भी है। तो ये ग्रुप बड़ा है, नेशन वाइड इसकी प्रेजेंस है, तो नेशन वाइड ही इन्वेस्टिगेशन भी होती है। रेड पड़ती है तो नेशन वाइड ही होती है। आपके जहाँ जहाँ ऑफिसेज हैं वहाँ सब जगह रेड पड़ती है। तो ये फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के कारण ऐसी रेड पड़ी है जैसा कि एक खबर में ये दिया गया है। तो यहाँ आईटी डिपार्टमेंट द्वारा ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए रेड पड़ी है कि आखिर क्या कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हैं। तो इस खबर का एनालिसिस क्या कहता है? देखिए, एनालिसिस ये है मेरा कि अगर आप गलत काम कर रहे हैं तो धीरे धीरे आईटी और ईडी सब चीज़ों को ट्रेस कर रहा है। पहले वाला टाइम नहीं था कि आप कुछ भी कर देंगे तो बच जाएंगे। तो अब आपको अपनी बुक्स ठीक कर लेनी है। अगर कुछ गलती आपको दिख रही है तो उसे पहले टैक्सेस पे करके आप उसको ठीक कर लीजिए। रियल एस्टेट बहुत ज़्यादा अब रेगुलेट हो रहा है। अब यहाँ पहले वाला जो सिस्टम था वो नहीं चलने वाला है। तो रियल एस्टेट में जो डेवलपर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी भी आप अच्छे से काम करना शुरू कर दीजिए और इससे रियल एस्टेट इंडस्ट्री पूरे को फ़ायदा होगा और होम बायर्स भी कहीं फंसेंगे नहीं। उनको भी ये डर नहीं रहेगा कि कब बिल्डर को ईडी ले गई, कब आईटी की रेड पड़ गई और अब हमें घर मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि आज रियल एस्टेट मार्केट अच्छी है और होम बायर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी भी ले रहा है और ऐसे में अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता है, कोई बड़ी ऐसी रेड पड़ती है और यहाँ प्रमोटर्स को उठा लिया जाता है तो प्रोजेक्ट का पोजीशन मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, इसकी अनसर्टेनिटी मार्केट में बन जाती है। तो इस खबर से हमें समझ में आता है कि ऐसे डेवलपर जो सही ढंग से काम कर रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी ही होम बायर को लेनी चाहिए। अब बात करते हैं अगली खबर की। जी हाँ, हाई कोर्ट द्वारा JAL का जो प्रपोजल है जो कि 1000 हेक्टेयर में से 1500 करोड़ पे करने के लिए, चूंकि लैंड ड्यूज है YEIDA यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी का, उसे पे करने के लिए वहाँ JAL एक लैंड सेल करना चाहता था जो कि 150 एकड़ की है। उससे 1500 करोड़ के आसपास उसके ड्यूज क्लियर होते। तो यहाँ यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी द्वारा ऑब्जेक्शन लगा दिया जाता है और ये कहा जाता है कि यह लैंड ऑलरेडी मॉर्टगेज है बैंक्स के पास। 150 एकड़ में से 80 एकड़ तो ऑलरेडी बैंक के पास मॉर्टगेज है, तो कंपनी इसे सेल कैसे कर सकती है और इससे फंड कैसे रेज कर सकती है। तो मंगलवार को
जब ये मैटर ऑलरेडी आया चीफ जस्टिस प्रीतिनिकर दिवाकर के पास, तो उनके पास जेएल के काउंसिल्स ने बताया कि बैंक ने ऑलरेडी एफिडेविट दे दिया है कि आप इसे सेल कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ जो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी का कैंसिलेशन ऑर्डर है उसको सबसाइड कर देना चाहिए। तो काउंसिल्स ने ये भी कहा जज को कि यहाँ 3621 करोड़ का जो ड्यू यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी दिखा रहा है वो एक कैलकुलेशन एरर है। फरवरी 2020 के बाद जैसे कैंसिलेशन में आ गया था तो उसके बाद का इंटरेस्ट लेना इलीगल है। तो काउंसिल की डिमांड थी कि उसके हिसाब से अगर हम उसके बाद के इंटरेस्ट को हटा दें तो जो क्लेम है वो 1483 करोड़ रुपीस का है और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी 3621 करोड़ की डिमांड कर रही थी। तो यहाँ पर जेएल के प्रपोजल को हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। अब एनालिसिस क्या कहता है? एनालिसिस ये कहता है कि इस टाइम जेएल को ज़रूरत है कि वो ड्यूज कम से कम हो उसके ऊपर और ज़्यादा से ज़्यादा होम बायर्स को घर मिल पाए। यहाँ होम बायर बहुत सारे फंसे हुए हैं। सुरक्षा ग्रुप ने उसे टेक ओवर भी किया, लेकिन होम बायर्स को जब तक घर नहीं मिल जाता तब तक वो इस पचड़े से बाहर नहीं निकल पाएंगे। बहुत दिनों पहले घर बाय किया था, सोचा था पोजीशन 3-4 साल में मिल जाएगा, हम रहेंगे यहाँ पर, और वो घर नहीं मिल पा रहा। इस उधेड़बुन में कब तक होम बायर फंसे रहेंगे? अप्रूव प्रोजेक्ट लिया है, कोई ने अप्रूव प्रोजेक्ट नहीं लिया, लेकिन होम बायर्स को अभी तक घर नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ मेरा एनालिसिस कहता है कि अथॉरिटी को भी थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहिए और कोर्ट को बहुत ज़्यादा नहीं तो कम से कम थोड़ा होम बायर्स की तरफ भी देखना ज़रूरी है और जो बेस्ट पॉसिबल वे आउट निकल सकता है जिससे होम बायर्स को घर मिल पाए उस पर थोड़ा सा और ध्यान देना चाहिए। अगली खबर, यूपी रेरा ने 5 प्रमोटर्स को 1-1 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है। ये पेनल्टी किस चीज के लिए है? ये पेनल्टी वायलेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशनल रूल्स के लिए। इसके अंदर जो डेवलपर्स हैं वो हैं अट्रैक्टिव नीमन प्राइवेट लिमिटेड, बसेरा सिटी डेवलपर्स, हॉलमार्क व्यापार प्राइवेट लिमिटेड, राजीव सन HUF एंड लेविश बिल्ड मार्ट प्राइवेट लिमिटेड। इनको सबको एक एफिडेविट सबमिट करना है और वायलेशन जो रूल का किया उसके बारे में सारी डिटेल देनी है। इसके अंदर प्रमोटर्स ने एडवर्टीजमेंट पब्लिश की थी और यहाँ रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन नहीं था। ये सेक्शन 11 के हिसाब से वायलेशन है और इसके अंदर सेक्शन 61 के तहत पनिशेबल ऑफेंस है। ये दोनों सेक्शंस रेरा एक्ट के हैं। अब बात करते हैं इसके एनालिसिस की। जी हाँ, मुझे 1 लाख रुपए की पेनल्टी कोई बहुत ज्यादा पेनल्टी नहीं लग रही है। अगर थोड़ी सी बड़ी पेनल्टी होती तो कम से कम डेवलपर्स को ये लगता कि हमें विदाउट रेरा कहीं पर भी एडवर्टीजमेंट पब्लिश नहीं करनी है और यहाँ पर इस पेनल्टी का कम होना डेवलपर्स को प्रमोट करेगा कि आप नेक्स्ट टाइम भी विदाउट रेरा अपने प्रोजेक्ट को सेल कीजिए। तो प्री लॉन्च फिर से चलता रहेगा। तो यहाँ रेरा जी प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि रेरा एक्ट बहुत अच्छा है लेकिन पेनल्टीज को यहाँ बढ़ाना जरूरी है। जब जब पेनल्टीज कम लगेंगी तब तक डेवलपर को डर नहीं रहेगा और बगैर डर के ये प्री लॉन्च फिर से पूरी तरह से फ्लरिश हो जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पेनल्टी बढ़ाएं जिससे कि होम बायर्स जो फंस रहे हैं वो कहीं हद तक उससे बच पाए। इसके अगली खबर भी यूपी रेरा की ही है। यहाँ 2 प्रमोटर्स को शो कॉज नोटिस सर्व किया गया है। वो डेवलपर्स हैं ORO इंफ्रा डेवलपर्स LLP और AIS डेवलपर्स LLP। इन्होंने भी सेक्शन 11(2) का वायलेशन किया है जो रेरा एक्ट के हैं। ये दोनों लखनऊ बेस्ड प्रमोटर्स हैं और इन्होंने भी रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन नहीं किया था एडवर्टीजमेंट के अंदर। और ये जो एक्ट है वो इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर और ऑब्जेक्टिव ऑफ रेरा के अगेंस्ट है। ORO इंफ्रा डेवलपर ने जो एडवर्टीजमेंट रिलीज की वो ORO कॉन्स्टेला के लिए और AIS डेवलपर LLP ने जो एडवर्टीजमेंट रिलीज की वो द गलेरिया के लिए। ये दोनों प्रिंट पब्लिकेशन में आए एडवर्टीजमेंट ये। और रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर जो इसके अंदर मेंशन होना चाहिए था वो बहुत स्मॉल फॉन्ट्स के अंदर था। रेस्ट इन्फॉर्मेशन बड़े बड़े फॉन्ट्स में थी लेकिन रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर बहुत छोटा था। इस कारण भी रेरा ने इनको शो कॉज नोटिस सर्व किया है। अब इसका एनालिसिस क्या कहता है? इसका एनालिसिस कहता है कि रेरा सजग तो है, टाइम टू टाइम डेवलपर्स की कान भी खींच रहा है, इससे मार्केट भी अच्छी होगी। लेकिन अगेन ये खबर भी पहले खबर की ही तरह है क्योंकि यहाँ शो कॉज नोटिस सर्व हुआ है। यहाँ हैवी पेनल्टीज रखने की जरूरत है, तब रियल एस्टेट मार्केट पूरी तरह साफ हो पाएगी, इसकी गंदगी तब हट पाएगी।
अब बात करते हैं अगली खबर की। जी हाँ, अगली खबर मुंबई से है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, जिसे MTHL कहते हैं, ये 21.8 किलोमीटर लॉन्ग है। ये 6 लेन सी ब्रिज है जो कि कनेक्ट करता है नवी मुंबई और मुंबई को। ये एक्सपेक्टेड है कि ये रेडी हो जाएगा दिसंबर 2023 तक। और यहीं की दूसरी इंपॉर्टेंट खबर ये है कि नवी मुंबई एयरपोर्ट एक्सपेक्टेड है कि 2024 में ऑपरेशनल हो जाएगा। ये दोनों खबर रियल एस्टेट मार्केट के लिए बहुत अच्छी है। मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट को इसका बहुत फायदा होने वाला है। सबसे नज़दीक इसके उल्वे है और उल्वे को नवी मुंबई के अंदर, जहां प्राइजेस अभी बहुत रिजनेबल ही हैं, बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन नहीं हुआ है, ये कनेक्टिविटी खुलने से यहाँ अच्छी खासी एप्रिसिएशन देखने को मिल सकती है। अगर इस खबर को और डिटेल में देखना चाहते हैं और उल्वे में क्या क्या डेवलपमेंट हो सकती है उसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो मेरा मुंबई प्रॉपर्टी अपडेट के नाम से चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका भी लिंक दे रहा हूँ, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल पे जाएंगे तो मेरा यूपी प्रॉपर्टी अपडेट, मुंबई प्रॉपर्टी अपडेट और बेंगलोर प्रॉपर्टी अपडेट, ये 3 नए चैनल्स मैंने शुरू किए हैं। अभी बहुत छोटे इनिशियल स्टेज पे हैं, लेकिन यहाँ पर भी मैं इसी तरह इन तीनों एरियाज़ की भी अपडेट्स आपको दे रहा हूँ, तो वहाँ जाके इसकी डिटेल में आप अपडेट ले सकते हैं। अगली खबर है बेंगलोर की। जी हाँ, कर्नाटका हाउसिंग बोर्ड KHB अब प्लान कर रहा है इंटीग्रेटेड टाउनशिप। ये कहाँ पर आएगी? कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास। रेजिडेंशियल और कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस दोनों यहाँ बनेंगे। ये इंटीग्रेटेड टाउनशिप टोटल 65 एकड़्स की होगी, जो कि टोटल एरिया जो है 95.23 एकड़ है। इसकी लोकेशन चिक्काजाला मैनाकुंटे विलेज की है और ये एक जॉइंट वेंचर है कर्नाटका हाउसिंग बोर्ड और लैंड ओनर के बीच में। यहाँ दोनों पार्टीज ने 50-50% कंट्रीब्यूट किया हुआ है। यहाँ वर्ल्ड क्लास इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाने की प्लानिंग है और टोटल इसके अंदर 850 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की यहाँ एक्सपेक्टेशन है। अभी इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बन रहा है, उसके बाद गवर्नमेंट अप्रूवल होगी और उसके बाद इसका टेंडरिंग प्रोसेस शुरू होगा। अब समझते हैं कि ये हमारे मतलब की क्या है, इसका प्रॉपर एनालिसिस क्या है। मतलब ये है कि अब लैंड ओनर के साथ भी कोलैबोरेशंस अथॉरिटीज़ कर रही हैं। सिर्फ प्राइवेट डेवलपर ही नहीं, लैंड ओनर अथॉरिटीज़ के साथ भी कोलैबोरेशन कर सकते हैं। बेंगलोर में नॉर्थ बेंगलोर और खासकर एयरपोर्ट के आसपास का एरिया इस टाइम अच्छा खासा फल फूल रहा है। वहाँ इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं और एयरपोर्ट के पास ऐसी और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो जैसा मैंने बताया कि मेरा यूपी प्रॉपर्टी अपडेट, बेंगलोर प्रॉपर्टी अपडेट और मुंबई प्रॉपर्टी अपडेट, ये तीनों चैनल्स भी हैं। मेरे चैनल पे जाएंगे तो नीचे तीनों चैनल्स के लिंक भी हैं, तो यहाँ पर जाके आप इन यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फर्दर फ्यूचर में ऐसी और प्रॉपर्टी अपडेट्स, क्योंकि वहाँ पे भी प्रॉपर्टी के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न भी काफ़ी है। तो अगर आपका बजट कम है और गुड़गांव के हिसाब से आपको सूट नहीं कर रहा है तो आप बेंगलोर, मुंबई या यूपी के अंदर जो प्रॉपर्टी रिलेटेड अपडेट्स हैं उन्हें देखकर वहाँ के बारे में भी समझ सकते हैं और वहाँ पर भी ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको खबर बताई वो जो भारत रियल एस्टेट की है। जी हाँ, रियल एस्टेट की ऐसी ही और ताज़ा तरीन खबरों के लिए जो रियल एस्टेट पर आपके बजट के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी खबर मैं आपको डीप एनालिसिस के साथ देने वाला हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा और फ्यूचर में और वीकली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नमस्कार एंड जय हिंद।